प्यारे बच्चों, आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत है। अब मैं कक्षा 8 के पाठ 3 परमाणु की संरचना पाठ आप लोगों के लिए उसके महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से कीजिए और परीक्षा में सफल होइए। चलिए शुरू करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले इसमें बिंदु है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है बच्चों। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना, पदार्थ की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक परिकल्पना प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं बच्चों। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो पहला बिंदु उन्होंने क्या दिया था, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु उन्होंने दिया, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तीसरा बिंदु, परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब उसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। और चौथा बिंदु, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं जबकि दूसरे तत्व के परमाणुओं से बच्चों भिन्न होते हैं। परमाणु पूर्णांक में संयुक्त होते हैं। पूर्णांक का मतलब यहाँ बच्चों 1, 2, 3, 4 में गिनती में होंगे, कभी वो आधे पौने में नहीं संयुक्त होंगे। परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चों, जे थॉमसन ने। इसका द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का 1/1837। प्रोटॉन की खोज किसने किया था बच्चों, रदरफोर्ड। और इसका द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था वह, जेम्स चैडविक ने। इसका द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर। अब बच्चों हम परमाणु मॉडल की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब खोज हो गई बच्चों, तो उनके स्थान को निर्धारित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, वैज्ञानिकों में ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। उसमें 3 वैज्ञानिकों का जो विचार है वो प्रस्तुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहला विचार इसमें जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जाता है जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। जैसे ये आपको छोटा सा गोला मैंने बना के दिखाया है, इसमें कहाँ पर धनावेश है कहाँ पर ऋणावेश है इसका कोई क्लियर नहीं, लेकिन दोनों इसमें धंसे हुए होते हैं। तो प्रोटॉन के कारण जितना प्रोटॉन रहा उतना प्रोटॉन पर धन आवेश जितना रहा उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, ये चीज़ें इन्होंने कहा वो आपस में बैलेंस रहते हैं। लेकिन इनकी स्थिति जो इन्होंने बताई थी बच्चों कि वो धन और ऋण आपस ये गोले में छितरे हुए होते हैं। दूसरा जो नाभिकीय मॉडल दिया वो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। इसमें देखा रदरफोर्ड ने बच्चों कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए थे। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए और थोड़े से कण ऐसे भी थे जो सोने की पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आए थे। और इस प्रयोग के प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित कण कौन होता है बच्चों, प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। अल्फा कण पर भी धन आवेश था और नाभिक के अंदर प्रोटॉन उस पर भी धन आवेश था। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए।
अपने निष्कर्ष के आधार पर परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उन्होंने बताया कि धन आवेश जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित है वो छितरे हुए होते हैं, वो कहीं फिक्स उनकी जगह नहीं बताया इन्होंने भी। इसके बाद नील बोर का परमाणु मॉडल आया। बोर के अनुसार बच्चों परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। इन्होंने जोड़ा है कि समस्त द्रव्यमान और धनावेश तो उसको स्वीकार किया कि उसके नाभिक में उपस्थित होता है, तथा जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर, नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। एक सर्कल, एक स्थिर कक्षा होती है, वहाँ घूमते हैं, ऐसे छितरे हुए नहीं होते। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर किया। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल के अनुसार है। अगला जो बिंदु बच्चों आपको परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर होती है बच्चों प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु जितने प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होती है बच्चों? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे परमाणु भार भी कहते हैं। इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि परमाणु भार बराबर क्या होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या डाल देगा, जो कि गलत है। समस्थानिक, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों। समस्थानिक क्या होते हैं कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उनकी समान होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं बच्चों? 3 समस्थानिक। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इन तीनों समस्थानिक के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? देखिए, तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों? इसको आप कॉपी में हल करके निकालिए। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को आप माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो प्रोटियम में 0 होती है, ड्यूटेरियम में 1 होती है, और ट्राइटियम में कितनी होगी बच्चों? 2 हो जाएगी। चलिए आयनों का बनना आपको बताते हैं, कैसे आयन बनते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होते हैं, कि वो धनावेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा, आवेशित कण प्राप्त होंगे, जिसे आयन कहते हैं। किसी परमाणु से बच्चों इलेक्ट्रॉन ही निकलता या जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उससे आयन प्राप्त होंगे। अब आपको बताएं, इसमें अगर निकलेगा, निकलने पर क्या स्थिति बनेगी बच्चों? निकलने पर क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? ऋण आवेश। और उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या वही बनी रहेगी। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या शुरू में बराबर थी, और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब बढ़ी संख्या किसकी बच्चों? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए वह अब धनावेशित आयन हो जाएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वह उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे। प्रोटॉन की अधिकता होने के कारण सोडियम धन आयन बनता है। इसी प्रकार से क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों।
क्लोरीन परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने से इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋण आयन बनता है। चलिए आगे बिंदु देखते हैं बच्चों। संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है। जैसे HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी है बच्चों? 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से सहयोग करती है। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है बच्चों? 2 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से सहयोग करती है। इसी तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए और मौका लगेगा तो हम समझा देंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, ऑक्सीजन के ऊपर अभी बताया 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। चलिए अब आपको हम अभ्यास प्रश्न करा देते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चों? जेम्स चैडविक ने। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है बच्चों? समस्थानिक। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? कोई आवेश नहीं होता। परमाणु की संरचना संबंधी ये सही और गलत का निशान लगाना है। परमाणु अविभाज्य कण होता है? नहीं, अब परमाणु विभाज्य है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है? बिल्कुल सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता, अगर निकलेगा तो धन आवेशित आयन प्राप्त होता है, इसलिए ये गलत है। जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए यहाँ 3 दिया है, गलत है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। गोल्डस्टीन का भी नाम आता है बच्चों, लेकिन गोल्डस्टीन ने नाम नहीं दिया था, इसलिए रदरफोर्ड का नाम लिया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। चलिए मिलान कीजिए। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण होता है और कार्बन एक तत्व है। इस तरीके से बच्चों इसमें आप लोगों को ये चैप्टर हमने करा दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको तैयार कीजिए और बहुत जल्दी हम आपको आगे चैप्टर लेके आते हैं और तैयार कराते हैं। आप लोग इसको ध्यान से करिए बच्चों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।